नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के समापन समारोह को भी संबोधित करेंगे। देशव्यापी भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आधुनिक बहुआयामी माल परिवहन पार्क तेजी से विकसित करने के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर। सरकार अगले 6 महीने में ई पासपोर्ट जारी करेगी। सीबीआई ने जमीन के बदले रेलवे में नौकरी घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं के घरों पर छापे मारे। 200 से अधिक विलेख पत्र बरामद। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। वीवीएस लक्ष्मण एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम के अंतरिम मुख्य कोच होंगे। और टोक्यो में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में एचएस प्रणॉय और लक्ष्य सेन आमने सामने होंगे। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय आंध्र प्रदेश के तिरुपति में कर रहा है। एक रिपोर्ट। श्रम संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए सहकारी संघवाद की भावना के अंतर्गत इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये श्रमिकों की कल्याण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्यों के लिए बेहतर तालमेल में मदद करेगा। सम्मेलन के 4 मुख्य सत्र होंगे। इसमें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए ई श्रम पोर्टल के एकीकरण और ईएसआई अस्पतालों में चिकित्सा सेवा में सुधार शामिल है। अन्य 2 सत्रों के विषय हैं 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत नियम तय करना और विजन श्रमेव जयते एट 2047। समाचार कक्ष से फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। हैकेथॉन के लिए पंजीकृत टीमों की संख्या 5वें वर्ष में 4 गुना बढ़ गई है। प्रथम संस्करण में करीब 7,500 टीमों ने पंजीकरण कराया था और इस बार 29,600 टीमों ने पंजीकरण कराया है। हैकेथॉन के समापन समारोह में शामिल होने के लिए 15,000 विद्यार्थी और शिक्षक 75 नोडल केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि समापन कार्यक्रम के दौरान 2,900 से अधिक स्कूलों और 2,200 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थी 53 केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त 476 नवाचार अन्वेषण का प्रयास करेंगे। देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 2017 में स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं में नवाचार की भावना को बढ़ावा देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। यह हैकेथॉन एक देशव्यापी पहल है जो छात्रों को समाज, संगठनों और सरकार के समक्ष आने वाली गंभीर चुनौतियों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों के बीच उत्पाद संबंधी नवाचार, समस्या के समाधान के साथ साथ कुछ अलग हटकर सोचने की संस्कृति विकसित करना है। इस वर्ष स्कूली छात्रों में नवाचार की संस्कृति का निर्माण करने और स्कूल के स्तर पर समस्या के समाधान का दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से एक प्रयोग के तौर पर स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन जूनियर की भी शुरुआत की गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य पर काम कर रही है। मोहाली में कल होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत जिला स्तर पर आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत जिला स्तर पर आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं बनाने पर 64,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एक समय में देश में सिर्फ 7 एम्स हुआ करते थे। आज इनकी संख्या भी बढ़कर के 21 हो गई है। पंजाब के बठिंडा में भी एम्स बेहतरीन सेवाएं दे रहा है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गरीबों को 5-5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जा रहा है और अब तक 3.5 करोड़ मरीजों का इलाज हो चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 6 मोर्चों पर एक साथ काम करके देश की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है। पहला मोर्चा है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा देने का, दूसरा है गांव-गांव में छोटे और आधुनिक अस्पताल खोलने का, तीसरा मोर्चा शहरों में मेडिकल कॉलेज और मेडिकल रिसर्च वाले बड़े संस्थान खोलने का, चौथा मोर्चा है देश भर में डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने का, पांचवा है मरीजों को सस्ती दवाइयां, सस्ते उपकरण उपलब्ध कराने का, और छठा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मरीजों को होने वाली मुश्किलें कम करने का। लगभग 684 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 300 बिस्तरों वाला अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र पंजाब में कैंसर के प्रभावी इलाज को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री ने इससे पहले दिन में फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का भी उद्घाटन किया। मां अमृता आनंदमयी मठ द्वारा संचालित इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 2600 बिस्तरों की व्यवस्था है। देशव्यापी भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आधुनिक बहुआयामी माल परिवहन पार्क के तेजी से विकास के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य माल ढुलाई की लागत सकल घरेलू उत्पाद के 14% से घटाकर 10% से भी कम करना है। इस समझौते पर राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और रेल विकास निगम लिमिटेड ने हस्ताक्षर किए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बहुआयामी माल परिवहन पार्क से जलमार्गों, विशेष माल ढुलाई गलियारों और सड़क मार्गों के माध्यम से माल ढुलाई तेजी से सुनिश्चित होगी। ये मॉडल गति शक्ति के माध्यम से राष्ट्र निर्माण करेगा। पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इन पार्कों के बनने से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने समुद्री उत्पाद निर्यातकों से विकास योजना तैयार करने और अगले 5 वर्ष में $20 अरब निर्यात के लक्ष्य हासिल करने का आह्वान किया। कल एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने गुणवत्तापूर्ण उत्पादन बढ़ाने के लिए निर्यातकों से तटीय और पूर्वोत्तर राज्यों के परामर्श से राज्यवार निर्यात विकास योजनाएं तैयार करने की अपील की। श्री गोयल ने कहा कि इस वर्ष देश के समुद्री उत्पादों का निर्यात $7 अरब 76 करोड़ पर पहुंच गया है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 30% अधिक है। इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट अगले 6 महीने में जारी किए जाएंगे। विदेश सचिव डॉक्टर औसाफ सईद ने हैदराबाद में बताया कि ई चिप और कई विशेषताएं पासपोर्ट में शामिल की जाएंगी। ये भारतीय पासपोर्ट को सुरक्षित बनाएंगे और इसे मशीन के माध्यम से पढ़ा जा सकेगा। We are in very advanced stage and we are hopeful that in the next 6 months there should be a rollout of that. This is a ICAO compliant passport which is security wise and highly upgraded with the security chip and others. So people will find it very useful so that impersonation and making fake copies would be very difficult for this. विदेश सचिव ने बताया कि कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से इमिग्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे अवैध रूप से काम करने वाले एजेंटों की भूमिका समाप्त की जा सकेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक सूचना। 5 लाख रुपए की वस्तु या सेवाओं के मूल्य के लिए उपभोक्ता आयोगों में शिकायत दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के समापन समारोह को भी संबोधित करेंगे। देशव्यापी भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आधुनिक बहुआयामी माल परिवहन पार्क तेजी से विकसित करने के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर।
सरकार अगले 6 महीने में ई पासपोर्ट जारी करेगी। सीबीआई ने जमीन के बदले रेलवे में नौकरी घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं के घरों पर छापे मारे। 200 से अधिक विलेख पत्र बरामद। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। वीवीएस लक्ष्मण एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम के अंतरिम मुख्य कोच होंगे। और टोक्यो में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में एचएस प्रणय और लक्ष्य सेन आमने सामने होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने जमीन के बदले रेलवे में नौकरी घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं के घरों पर छापे मारे हैं। 200 से अधिक विलेख पत्र बरामद किए गए हैं। इस घोटाले से पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव का नाम जुड़ा है। इस बारे में दर्ज प्राथमिकी में 5 बिक्री पत्रों का उल्लेख है। सीबीआई ने आभूषण भी बरामद किए हैं। ये छापे राष्ट्रीय जनता दल एमएलसी सुनील सिंह, पार्टी नेताओं अशफाक करीम, फैयाज अहमद और सुबोध राय के घरों पर मारे गए। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और पुत्री हेमा यादव को रेलवे में नियुक्तियों के बदले रोजगार पाने वालों ने उपहार स्वरूप भूमि भेंट की। सीबीआई ने तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, 2 पुत्रियों और अज्ञात लोक सेवकों सहित 15 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। झारखंड सरकार ने प्रेम प्रकाश नाम के व्यक्ति के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम जोड़े जाने की खबरों पर आपत्ति व्यक्त की है। प्रवर्तन निदेशालय ने कल 17 स्थानों पर छापे मारे थे। इस दौरान प्रेम प्रकाश के आवास से 2 AK-47 राइफल बरामद की। इस बीच रांची पुलिस ने दावा किया है कि प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई में बरामद AK-47 राइफलें 2 सुरक्षाकर्मियों को आवंटित की गई थीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस गुपकार गठबंधन में शामिल किसी भी दल के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। इस बारे में पार्टी की प्रांतीय समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया। इससे पता चलता है कि गुपकार गठबंधन टूटने की कगार पर है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लेने के बाद ये गठबंधन अगस्त 2019 में अस्तित्व में आया था। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी क्षेत्र से गिरफ्तार एक आतंकी भारत में आत्मघाती मिशन संचालित करने संबंधी एक गुट का हिस्सा है। सेना ने रविवार को तबारक हुसैन को गिरफ्तार किया था। वो 3-4 आतंकियों के साथ नियंत्रण रेखा से घुसपैठ करने की फिराक में था। हुसैन ने बताया कि उसे भारतीय सेना को लक्ष्य बनाने के लिए 30,000 रुपए दिए गए थे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल ऑनलाइन मोबाइल गेम्स की श्रृंखला आजादी क्वेस्ट का शुभारंभ किया। ये श्रृंखला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों और प्रमुख उपलब्धियों पर आधारित है। श्री ठाकुर ने लोगों से आजादी क्वेस्ट ऐप डाउनलोड करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जागरूकता लाने में प्रभावी उपकरण साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये अनोखे खेल लोगों को शिक्षित करने के साथ साथ मनोरंजन भी करेंगे। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से देश भर के 1 अरब 30 करोड़ नागरिकों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद से भारत की यात्रा का वर्णन करता है। कार्यक्रम की आज की कड़ी में हम भारत के उन प्रधानमंत्रियों की जानकारी लाए हैं जिन्होंने 19 मार्च 1998 के बाद से अब तक देश की सेवा की। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 को प्रधानमंत्री बने और 1 जून 1996 तक पद पर रहे। उन्हें फिर से 19 मार्च 1998 को प्रधानमंत्री चुना गया और 22 मई 2004 तक उन्होंने देश की सेवा की। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री चुने गए और 26 मई 2014 तक 2 कार्यकालों तक उन्होंने कार्य किया। आजादी के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को शपथ ली और 30 मई 2019 तक पद पर बने रहे। श्री मोदी ने 30 मई 2019 को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और आज तक देश की सेवा कर रहे हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। आकाशवाणी समाचार के लिए शशांक कुमार। आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ब्रासिलिया में ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस फ्रेंका के साथ दोनों देशों के संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में व्यापार और निवेश, पेट्रोलियम, जैव ईंधन और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद प्रसारण और कराधान के क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों नेताओं ने ब्रिक्स और IBSA समूह, संयुक्त राष्ट्र, G20 और यूक्रेन संघर्ष के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया। डॉक्टर जयशंकर ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में अमृत महोत्सव के अवसर पर डाक टिकट जारी करने के लिए ब्राजील सरकार की सराहना की। VVS लक्ष्मण को एशिया कप के लिए टीम इंडिया का अंतरिम मुख्य कोच बनाया गया है। मुख्य कोच राहुल द्रविड़ की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद BCCI ने यह फैसला किया। लक्ष्मण दुबई में भारतीय टीम के साथ शामिल हो गए हैं। वर्तमान चैंपियन भारत पहले मैच में रविवार को पाकिस्तान से खेलेगा। टोक्यो में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में SH प्रणय और लक्ष्य सेन आमने सामने होंगे। कल प्रणय ने बड़े उलटफेर में विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी जापान के केंतो मामोता को हराया। लक्ष्य ने स्पेन के लुइस पेन लवेर को पराजित किया। महिला सिंगल्स में साइना नेहवाल प्री क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की बोसानन ऑन बाम रुंगफन से खेलेंगी। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और ध्रुव कपिला तथा चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की जोड़ी भी प्री क्वार्टर फाइनल में अपने अपने मुकाबले खेलेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में यमुना और बेतवा नदियों से बाढ़ के प्रति सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से कहा है कि बाढ़ की आशंका को देखते हुए सभी एहतियाती उपाय किए जाएं। बुंदेलखंड क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियों, विशेष रूप से यमुना और बेतवा का जलस्तर निरंतर बढ़ रहा है और खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात एक विशेष समीक्षा बैठक की और यमुना और बेतवा नदियों के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले जनपदों के अधिकारियों को बाढ़ के मद्देनजर अलर्ट रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान के धौलपुर से और कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। इन हालात के मद्देनजर NDRF, SDRF, PSC, फ्लड प्लाटून और आपदा प्रबंधन की सभी टीमें एक्टिव मोड में रहें और जरूरत पड़ने पर सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों की भी मदद ली जाए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। और अब एक नजर मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली, कोलकाता में और मुंबई में बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की संभावना है।
चेन्नई में बिजली चमकने, तेज हवा चलने और वर्षा का अनुमान है। श्रीनगर, जम्मू, लेह, मुजफ्फराबाद और गिलगित में भी बारिश होने की संभावना है। देश के पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, ईटानगर और कोहिमा में बारिश हो सकती है। गंगटोक और शिलोंग में बादल छाए रहने का अनुमान है। सुर्खियों में सवेरे कार्यक्रम में अब प्रस्तुत है भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महामारी और संचारी रोग विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रमण आर गंगाखेड़कर और पत्रकार अदिति टंडन। स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जिसका अभी अनावरण हुआ था, और इस मिशन के तहत 64,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए। ऑलरेडी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की स्कीम चल रही है और बहुत सारे वेलनेस सेंटर्स विलेजेस में अभी स्थापित हो गए हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन का काम भी साइड में चल रहा है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख का जो फ्री हॉस्पिटलाइजेशन हर साल गरीब परिवारों को मिलता है, वो काम भी चल रहा है। डॉक्टर गंगाखेड़कर, कोविड के दौरान सरकार ने बहुत बेहतरी से रिस्पॉन्ड करके बहुत सी जानों को बचाया और कोविड वैक्सीन भी भारत ने बनाई और ये भी इंश्योर किया कि सब तक वैक्सीन पहुंचे। आप इस पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रयास को कैसे देखते हैं? हमने जो कोविड में सीखा, अगर जान है तो जहान है, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब बोला करते थे, उसका हमने सोच के एक ही रखा मन में कि हमारे देश में हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाएंगे। ये हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में हमको कई चीजों के ऊपर लड़ना पड़ेगा। एक, पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो वो प्रिवेंटिव केयर, यानी कोई बीमारी ना हो, उसके लिए हम ज्यादा जाने जाते थे। लेकिन अभी समय जब बदल गया तो हमको ऐसे रिस्पांस देना पड़ेगा कि जिसमें लोग अगर सरकारी दवाखानों में आए तो उनको पूरी दवा मिलनी चाहिए। उनको जो बीमारी लगी होगी उसमें से उनको कैसे बाहर निकाला जाए, उसके लिए इलाज भी बेहतर होना चाहिए। अब दूसरी बात आपने कही कि हम लोगों ने नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन जो खोला, वो नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन का भी तो हमको फायदा हो रहा है। गंगाखेड़कर जी, भारत ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की जब 200 करोड़ से भी ज्यादा कोविड वैक्सीन की डोजेस डिलीवर की गई। प्रधानमंत्री ने अमृता यूनिवर्सिटी का एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल लॉन्च करते हुए फरीदाबाद में ये कहा कि भारत में वैक्सीन हेजिटेंसी बाकी देशों के मुकाबले में बहुत कम है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो प्रिकॉशन डोज के लिए एक्सेप्टेंस है वो थोड़ी सी लो है। हालांकि सरकार अभी फ्री प्रिकॉशन डोजेस दे रही है, सितंबर 30 तक चलेगा ये मुहिम। आपको क्यों लगता है कि लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रिकॉशन डोज? सबसे पहली बात क्या है, ये जो पुराना जो कोविड वाला जो स्ट्रेन अभी भी जो फिर रहा है, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से बीमारी जो है वो माइल्ड किस्म की होती थी, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन नहीं लगता है। तो लोगों के मन में जो डर था वो डर चला गया कोविड का, क्योंकि उनको एक लगा कि इससे हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेगा नहीं, मौत होगी नहीं। लेकिन हमको एक चीज समझना है कि क्या आगे आने वाला कोई भी ये वेरिएंट आएगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये तो किसी को मालूम नहीं है। अब रही दूसरी बात, अब ये वैक्सीन लेने को क्यों हिचकिचाहट दिख रही है? उनको भी समझता है कि एक डोज अगर मैं वैक्सीन का ले लूं तो जो हॉस्पिटलाइजेशन का मेरा जो खतरा है और मेरे जान को जो खतरा रहेगा वो 80% से ज्यादा कम हो जाएगा। सिर्फ एक इंजेक्शन लेने के लिए मुझे 2 घंटा समय देना पड़ेगा। तो मेरा कहना सिर्फ एक रहेगा कि ये 2 घंटे का समय लोगों ने देना चाहिए। सबने अपनी जान बचाने की अपने हाथ में जो ताकत है उसको हमने इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसमें न खुद का आपका फायदा है, ये आपके फैमिली के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर गंगाखेड़कर जी, भारत की जो स्वास्थ्य नीति है उसमें ये जिक्र किया गया है कि हम अपना जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर में सरकारी हिस्सा है वो 2.5% ऑफ द जीडीपी बनाएंगे 2025 तक, और इस रास्ते पर सरकार अग्रसर है। आपके हिसाब से क्या क्या जरूरतें और हैं? हमको हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि हर जिले में जो बीमारियां होती है वो हर जिले में कॉमन नहीं होती है, लेकिन उसका जो डेटा है
प्रोग्राम का कवरेज का डेटा होगा, उसका मैन पावर का डेटा होगा, मैंने क्या करना चाहिए, इसका जो उसको अंदाज लगाना है, वो अंदाज लगाने के लिए हमको पब्लिक हेल्थ कैडर अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना रहे तो वो डिसेंट्रलाइज जो पॉलिसी मेकिंग होता है वो कभी नहीं हो पाएगा। और उसके लिए हमको ये पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। जो सरकार ने ये सोचा है कि सबसे अच्छी बात है, क्योंकि इसमें हम दोनों भी चीजें एक्टिव करेंगे। जो हमने पहले आयुष्मान भारत के बारे में जो बात की, उसमें हम केयर देने की बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये पब्लिक हेल्थ कैडर जो आएगा, ये केयर में तो थोड़ा इन्वॉल्व होगा ही होगा, लेकिन वो प्रिवेंशन के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको भी वो लोकल लेवल पे कैसे स्ट्रैटेजीज लगा के हम उसका आउटपुट सुधारेंगे, इसके लिए भी अच्छा रहेगा और उसका फायदा हमको अगले 2-4 साल में ही मिलेगा। बिल्कुल, आपके समय के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महामारी और संचारी रोग विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रमण आर गंगाखेड़कर और पत्रकार अदिति टंडन। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। रवि, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। धन्यवाद विमलेंदु। बिहार में महागठबंधन सरकार के विश्वास मत हासिल करने को अखबारों ने अहमियत दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के 27 ठिकानों पर छापे, नौकरी के बदले जमीन घोटाला। दैनिक जागरण ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ चौतरफा हमला बताया है। बिहार में जमीन के बदले नौकरी घोटाले में 200 से अधिक सील डीड बरामद। झारखंड में चर्चित खनन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय के छापे में 2 AK-47 राइफलों की बरामदगी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक भास्कर की खबर है, धनशोधन अधिनियम के एक मामले पर हाल के फैसले पर उच्चतम न्यायालय आज करेगा समीक्षा। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने दायर की है पुनर्विचार याचिका। फरीदाबाद में माता अमृता आनंदमयी अस्पताल और मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल के उद्घाटन पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, मिशन मोड में सरकार, स्वास्थ्य शिक्षा का हुआ कायाकल्प। लोकसत्व ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को सुर्खी दी है, अच्छे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का मतलब सिर्फ 4 दीवारी बनाना नहीं। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, भारत में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आरोग्य और आध्यात्म। हिंदुस्तान की विशेष खबर है, छोटे कर्ज के आवंटन में 111% की वृद्धि। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आंकड़ा हुआ दोगुना। इस तिमाही में 57,842 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए। दैनिक जागरण का शीर्षक है, रूस से रुपए में व्यापार पर मिलेगा प्रोत्साहन। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय कारोबार बढ़ाने पर केंद्र सरकार की तैयारी। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में दी है रुपए में आयात निर्यात को मंजूरी। जनसत्ता ने एक शोध के हवाले से खबर दी है कि थकान और नींद से जुड़ी है आपकी उदारता। वर्कले विश्वविद्यालय के अध्ययन में ये पता चला है कि आपकी उदारता इस बात से भी प्रभावित होती है कि आप कितनी अच्छी तरह से सोए हैं। दैनिक भास्कर की खास खबर है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में 33 साल के बेटे को मिक्स्ड डबल्स में पार्टनर नहीं मिला तो 63 साल की मां स्वेतलाना खुद कोर्ट में उतरी, पहले मैच में मिस्र को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के समापन समारोह को भी संबोधित करेंगे। देशव्यापी भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आधुनिक बहुआयामी माल परिवहन पार्क तेजी से विकसित करने के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सरकार अगले 6 महीने में ई-पासपोर्ट जारी करेगी। सीबीआई ने जमीन के बदले रेलवे में नौकरी घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं के घरों पर छापे मारे। 200 से अधिक विलेख पत्र बरामद। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। वीवीएस लक्ष्मण एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम के अंतरिम मुख्य कोच होंगे। और टोक्यो में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में एचएस प्रणॉय और लक्ष्य सेन आमने सामने होंगे।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।